स्टूडेंट्स, हम लोग सरल रेखा में सिंपल मोशन पढ़ रहे थे। सरल रेखा में गति स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति को समझा दिए थे। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन समझा दिए थे। आज कुछ चीज़ें तुम लोग क्लास 9th में पढ़े हो, सिलेबस में है, तो उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उन पर न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे तुम लोग क्लास 9th 10th में कहीं पढ़े हो भौतिक राशियाँ, अदिश एवं सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी कौन से हैं और स्केलर क्वांटिटी कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सदिश राशियाँ क्या है। क्लास 10th में तुम लोग 9th में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा तो कॉपी में नोट किसी तरीके से बनाते चले। सबसे पहले हम आज बताएंगे सदिश एवं अदिश राशियाँ, सदिश एवं अदिश राशियाँ। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश राशि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सदिश राशि क्या है। सदिश राशियां ऐसी राशियों को बोला जाता है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, लेकिन साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करें, सदिश के योग के नियम का पालन करें, नियम का पालन करें तो वे सदिश राशियां होंगी, अन्यथा अदिश राशियां होंगी। तो दोनों का पहले डिफिनेशन लिख दें। अदिश राशियां, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, जिनमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो। तो देखो भौतिक राशियों को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या है, सदिश राशि, और दूसरा क्या है, अदिश राशि। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल, सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता हो और साथ ही साथ वो सदिश के योग के नियम का पालन करें, तब वे सदिश राशियां कहलाती हैं, अन्यथा अदिश राशि होती है। सदिश राशि की बात समझ में आई। सदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करें, तो वे सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण हो उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो कोई केवल डिफिनेशन पूछे तो लोगों का तो काम हो गया। क्या, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी राशि है जिनमें केवल परिमाण है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल लेकर हम काम कर रहे हैं। जैसे समय एक तरीके का अदिश राशि है। समय जो है एक तरीके का कौन सी राशि है, अदिश राशि है। समय एक तरीके का अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, दिशा नहीं है। दिशा क्यों नहीं है, जैसे तुम लोग क्या कहते हो, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 10 बजा, 12 बजा, 15 बजा, 20 बजा, ये कहते हो। ये जो 7 बजा, 8 बजा, 10 बजा, 15 बजा, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये क्या है, परिमाण। जैसे किसी ने कहा 7 बज रहा है, 7 AM, तो ये 7 AM क्या है, परिमाण है। क्या इसमें दिशा है, तो ऐसा जवाब है कि इसमें दिशा नहीं है। ऐसी राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, जैसे समय, एग्जाम्पल 7 AM केवल और केवल क्या परिमाण है, दिशा नहीं है, एक तरीके का अदिश राशि होगा। दूरी ले लो, दूरी एक तरीके की अदिश राशि है,
दूरी एक तरीके की अदिश राशि क्यों है? दूरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अब देखो 10 किलोमीटर, क्या इसमें परिमाण है? परिमाण की अगर हम बात करें तो परिमाण तो है ये 10 किलोमीटर, लेकिन दिशा की कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि। शायद अदिश राशि का एग्जाम्पल आया होगा समझ में। केवल और केवल परिमाण हो, दिशा की कोई चर्चा ना की गई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। लेकिन अगर हम सदिश राशि की बात करें, अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में दिशा भी होना चाहिए। जैसे भार, क्लास 9th में पढ़े हो भार, भार mg होता है। जैसे हमारा भार 80 न्यूटन। अब देखो तुम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हो किसी व्यक्ति का भार mg होता है, ये क्या है? परिमाण है। लेकिन साथ में ये भी पढ़े हो कि इसकी दिशा नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर। इसका ये देखो, ये क्या है? दिशा है, और ये 80 न्यूटन क्या है? परिमाण है। कहीं ना कहीं भार में दोनों चीजें आ गई, भार में दिशा भी आ गया, किधर? नीचे की ओर, परिमाण भी आ गया 80 न्यूटन का। इस तरीके से भार क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। तो जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ सदिश के योग का नियम का पालन करें, वे सदिश राशियां हैं। जो केवल परिमाण से व्यक्त हो जाए वे कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां। जैसे देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण, अगर त्वरण तो परिमाण तो होगा ही, परिमाण होगा, लेकिन अगर वेग की दिशा में काम करता है, वेग की दिशा में काम करता है तो त्वरण है, और वेग के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो इसी का नाम हो जाता है मंडन। इसी का नाम क्या हो जाता है? मंडन। इस तरीके से त्वरण में भी क्या है? दिशा है। अगर त्वरण में दिशा है तो यह एक तरीके की कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो क्लियर हुआ, सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, और अदिश राशियां भी होती हैं जिनमें दिशा केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक अदिश राशि और सदिश राशि क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, इसको शॉर्ट में हमने खत्म किया। अब बात आती है एक और छोटा सा टॉपिक है दूरी और विस्थापन, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब दूरी और विस्थापन पर चर्चा करते हैं। एक छोटी सी टॉपिक और है दूरी और विस्थापन। तो देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या है। एक छोटा सा और टॉपिक हम लोगों को चर्चा करना है आज, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और टाइम। अगले दिन हम लोग डालेंगे दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन। तो पहला काम तो इस क्या करते हैं कि इसका डिफिनेशन और सब काम कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, किसी भी दिशा में या सीधा ऐसे कहो तय किए गए पथ की कुल लंबाई, लिख लोगे कॉपी में, तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। लंबाई दूरी कहलाती है। अब देखो दूरी का एसआई पथ, इतना ही डिफिनेशन हो गया। तय किए गए पथ की कुल लंबाई भी दूरी कहलाती है। दूरी का एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक, एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर एवं विमीय सूत्र, एवं विमीय सूत्र, एवं विमीय सूत्र L होता है। और यह एक
अदिश राशि है। पहला काम तो इसको रट डालो, फिर इसके बारे में हम समझा रहे हैं। देखो, तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी का SI पद्धति में मात्रक मीटर और विमीय सूत्र एम होता है। जबकि अगर तुमसे कोई विस्थापन की बात करें, तो यात्रा के दौरान प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को डिफिनेशन लिखते हैं। यात्रा के दौरान तय किए गए पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, विस्थापन कहलाती है। पहले डिफिनेशन को रट डालो, फिर हम समझा रहे हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर एवं विमीय सूत्र तथा यह एक सदिश राशि है। पहले इतनी चीजें तुम लोग ध्यान से समझ लो, डिफिनेशन को, मात्रक को, विमीय सूत्र को, फिर डिटेल में चर्चा करते हैं। ध्यान देना। दूरी की बात की जाए अगर, तो दूरी को क्या कह रहे हैं? तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इसका मात्रक मीटर, विमीय सूत्र यल, या एक अदिश राशि है। तो थोड़ा सा इसे चर्चा कर लिया जाए। अगर दूरी एक अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होगा, बिल्कुल सही। अगर यह अदिश राशि है तो उसमें दिशा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम विस्थापन को कहें, तो हमने विस्थापन में क्या लिखा है? यात्रा के दौरान तय किए गए पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। और हमने कहा इसका भी मात्रक मीटर होता है, विमीय सूत्र यल, लेकिन यह क्या है? अदिश राशि। तो अगर हम विस्थापन को सदिश राशि है, अगर हम विस्थापन को सदिश राशि लिख रहे हैं तो इसमें दिशा होना चाहिए, बिल्कुल होगा। यही दोनों में अंतर है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा होती है। तो बहुत माइनर डिफरेंस। दूरी में दिशा नहीं होती है, विस्थापन में दिशा होती है। दूरी में दिशा नहीं होती है, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन में दिशा होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अब इसका कुछ काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आए। दूरी और विस्थापन में अंतर समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि तुम लोगों को दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम दूरी और विस्थापन की बात करें तो एक एग्जाम्पल से हम काम अपना चलाते हैं। जैसे देखो, हम यहाँ ए बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, ठीक है, ये लंबवत दिशा में चले गए। ए से कहाँ गए? बी से कहाँ गए? सी पर। तो देखो, मान लो ए से बी तक जाने में हमने 5 मीटर चला और फिर बी से सी तक जाने में 4 मीटर चला। तो अगर मुझसे कोई तय की गई पथ की कुल दूरी पूछे, तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी जो होगी वो होगी ए बी और प्लस बी सी, यानी 5 और प्लस 4 कितना होगा? तय की गई कुल दूरी 9 मीटर होगी। दूरी में तो कोई डाउट ही नहीं। हमने देखो तुम लोगों से क्या कहा
हम ए बिंदु से चलकर सी बिंदु पर पहुंच गए। ए बिंदु से बी बिंदु तक चलने में 5 मीटर चला और बी से सी तक जाने में हमने 4 मीटर चला, तो फिर हम टोटल कितना चले, 9 मीटर चले। तो तय की गई कुल दूरी कितनी हुई, 9 मीटर। लेकिन अगर हमसे कोई विस्थापन पूछता तो विस्थापन अगर गलती से हमने 9 मीटर रख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि विस्थापन का डिफिनेशन देखो, दूरी के डिफिनेशन में लिया गया था तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो हमने जो तय किया ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो अगर मुझे दूरी निकालना हो तो कुल लंबाई जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने जोड़ दिया। लेकिन जब विस्थापन की बात आती है तो विस्थापन में क्या लिखा गया, यात्रा के दौरान प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो क्या ए और सी के बीच की ये सबसे कम दूरी है? जवाब होगा नहीं। अगर हम 60 डिस्टेंस में ए से सी तक जाना चाहें तो हम ए से चलेंगे और ऐसे इसके डायगोनल पर चलते हुए फट से यहाँ पहुंच जाएंगे, सी पर पहुंच जाएंगे, और ये मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो ये ए से क्या होगा, विस्थापन होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का विस्थापन अगर ये विकर्ण अगर निकालना हो तो फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया 25, बी सी स्क्वायर का मतलब हो गया 16, और अगर 25 और 16 जोड़ दे तो 5 4 9 49 हो गया, सॉरी 6 5 11 और 41। विस्थापन कितना हो गया, √41 मीटर, जबकि दूरी कितना था। दूरी और विस्थापन समझ में आया। दूसरी एक और एग्जाम्पल को लेते हैं दूरी और विस्थापन को समझाने के लिए। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे भी कोई वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, दूरी और विस्थापन को ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वो 2 मीटर है। अब ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल मिलकर तो लोगों को दूरी और विस्थापन की समस्या को एकदम कंप्लीट कर देगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कोई वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर हमने क्या किया, 2 चक्कर लगाया। कितना चक्कर लगाया, तो 2 चक्कर कहेंगे किसको। देखो हम एक यहाँ से चलना शुरू किए और ऐसे दौड़कर यहाँ चले आए, एक चक्कर हो गया। अब दूसरा चक्कर लगाने के लिए मुझे फिर से इसी पर दौड़ लगाना पड़ेगा और वहां से दौड़ते दौड़ते जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर से मेरा 2 चक्कर हो जाएगा। कितना चक्कर हो जाएगा, 2 चक्कर हो जाएगा। तब हमसे अगर तय की कुल लंबाई कोई पूछे, तय की गई कुल दूरी, तो अगर हम एक चक्कर चलते तो कितनी दूरी चलते, 2 पाई r दूरी। लेकिन मैंने 2 चक्कर लगाया है तो 2 गुणे 2 पाई r, 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई मीटर दूरी हमने चला। कितनी मीटर दूरी तय की हमने, 8 पाई मीटर दूरी तय किया। लेकिन अगर मुझसे कोई विस्थापन पूछे तो हमने क्या कोई विस्थापन किया, हमने इसलिए नहीं कोई विस्थापन किया क्योंकि हमने यहीं से दौड़ना शुरू किया और फिर से 2 चक्कर लगाने के बाद फिर हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए, इसलिए मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 होगा। जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है तब विस्थापन होता है। अगर वो दौड़ कर दिन भर दौड़ो और फिर से वहीं पर पहुंच जाओ तो विस्थापन 0 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लो, शायद कुछ कम समझ में आया हो, इसलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लो ये हमारा बिंदु ये है, ये मेरा घर है, और यहाँ पर बिंदु बी है, ये मेरा स्कूल है। स्कूल और घर के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक है। तुम सुबह में बैग उठाए और बिंदु ए से मतलब अपने घर से स्कूल चले आए। तुमने अपना बैग उठाया बिंदु ए से, यानी घर से तुम स्कूल चले आए बिंदु बी पर। अब देखो तुम घर से कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए।
तुम घर से कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए। तुम्हारे द्वारा तय की गई दूरी अगर कोई पूछे तो तुम 3 किलोमीटर चले। तुम घर से स्कूल पहुँच गए, अभी कोई हमसे तुम्हारा विस्थापन कैलकुलेट करने को पूछे तो तुम बिंदु ए पर गए और बिंदु ए से फिर बी पर पहुँच गए हो। विस्थापन भी कितना होगा, 3 किलोमीटर। अब शाम को तुम क्लास लिए और सुबह में स्कूल गए थे, शाम को फिर घर लौट आए। अब मुझसे कोई तुम्हारा दूरी पूछे, मतलब देखो घर आए, घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर से तुम घर आ गए। अब अगर हमसे कोई तुम्हारे द्वारा तय की गई दूरी पूछे तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुम स्कूल से घर गए 3 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आए 3 किलोमीटर, तुम्हारे द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारा कोई विस्थापन पूछे, विस्थापन में एक बहुत माइनर चेंजिंग होगा, उसको देखना। अगर विस्थापन तुम लोगों का कोई पूछे तो देखो बिंदु ए से तुम स्कूल गए, घर से स्कूल गए, कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अब तुम घर स्कूल से फिर घर आ रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए 3 किलोमीटर, अब स्कूल से फिर घर आ रहे हो तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, हमको दिशा विस्थापन निकालते समय दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम घर से स्कूल गए, हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिए, तो अब जब तुम स्कूल से घर आओगे तो मैं इसको निगेटिव डायरेक्शन मानूंगा और इसको हम लिख देंगे -3 किलोमीटर और दोनों को जोड़ देंगे +3 -3 आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जब तुम स्कूल से घर गए, एक घर से स्कूल गए तो तुम्हारे द्वारा चली गई दूरी 3 किलोमीटर और विस्थापन भी 3 किलोमीटर। लेकिन फिर से जब तुम स्कूल से घर वापस आ गए तो तुम चले कितनी दूरी, 6 किलोमीटर, तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन इसलिए 0 हो गया, तुम घर से गए थे और फिर घर चले आए, तो इस तरह से तुम्हारे द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई तो 6 किलोमीटर है, लेकिन इस स्थिति में कोई चेंजिंग ना होने के कारण तुम्हारे द्वारा तय विस्थापन जो होगा वो 0 होगा। इसके बाद एक और 2 चीजें हैं जो है चाल और वेग। इस चाल और वेग को तुम लोगों को कल समझाएंगे और चाल और वेग को कल समझाने के बाद इसी पर हम न्यूमेरिकल करेंगे।